हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है जिसमें आज हम बात कर होंगे व्हाइल लूप की। आज हम अपने 15 डे पे आ चुके हैं और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि हमने व्हाट्सएप चैनल बना लिया है। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो वीडियो से रिलेटेड होगी, कभी हम लाइव आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूं। अब बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो भाई आज बहुत सारी चीजें चमकने वाली है। भैया ये क्या है, ये व्हाइल लूप, ये पहले तो कभी देखा नहीं। लूप है वो तो सुना सुना सा है, लेकिन व्हाइल लूप क्या है। अगर मैं आपको बोलूं जैसा फॉर लूप है वैसा ही मेरा व्हाइल लूप है। मैं एक काम करने का दूसरा तरीका, ठीक, मतलब फॉर लूप वाली चीजों को ही हम व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। जरूरत क्यों पड़ी, या लोगों के कंफर्ट के साथ है, जिसको जो यूज करना है वो कर सकता है। ठीक, अब व्हाइल लूप इस्तेमाल कैसे करते हैं। मान लो मुझे नंबर प्रिंट कराने 1 से लेके n तक, ठीक, 1 से 10 तक मुझे नंबर प्रिंट कराने। मान तो मैं नॉर्मली इसमें कैसे करता था बताइए। अगर कोई मुझे नॉर्मली पूछे कैसे करता था मैं फॉर लूप पे ये करता था, पहले फॉर लूप लगाता था ऐसे करके, ठीक, फिर i इक्वल टू 0 से 1 से i लेस देन इक्वल टू 10 और i इक्वल टू i प्लस 1, यही करता था। हाँ भैया यही करता था, और सी आउट कर देता था जो भी मुझे लिखना होता था। सी आउट में i को लिख देता था, बस ये मैं करता था जब भी मुझे कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिखना पड़ता था। अब इसको हम बोलते थे इनिशियलाइजेशन, मतलब वैल्यू उसके अंदर डाल रहा हूं। इसको कहते थे हम ब्रेक कंडीशन, इसको कहते थे हम अपडेट, मतलब वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं आई को। अब मैंने कहा सेम काम मेरे किसमें भी होता है, व्हाइल लूप में भी होता है। अब व्हाइल लूप में हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो देखते हैं। देखो तीन चीजें होती हैं, एक तो इनिशियलाइज करना, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। एक ब्रेक कंडीशन होनी चाहिए लूप की कि कब जाके वो रुकेगा, और दूसरा अपडेट, मतलब उसके बाद वो बढ़ेगी, है ना। तो वही हमने इसमें करा। अब मैं अगर व्हाइल लूप की बात करूं, जो व्हाइल लूप का सिंटैक्स है वो सिंपल सा ऐसा कहता है कि व्हाइल, जैसे उसने लिखा हुआ है ना वैसी व्हाइल, ठीक, यहां पे मैं डालता हूं ब्रेक कंडीशन। अच्छा, पहले मैं ब्रेक कंडीशन, ठीक, फिर यहां पे मैं कुछ कोड लिख रहा हूं, कुछ कोड लिख रहा हूं जो भी मुझे काम कराना है, और लास्ट में मैं वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, अपडेट, जो ये अपडेट है, ठीक। और भैया ये कहां गया, फिर ये इनिशियलाइज, ये कहां है। मैंने कहा ये व्हाइल लूप के आप बाहर करते हैं। इनिशियलाइज में व्हाइल लूप के बाहर करता हूं, इनिशियलाइज में व्हाइल लूप के बाहर करता हूं, और इस तरीके से ये सेम काम करता है। नाम मैंने व्हाइल दे दिया, यहां पे आएगी ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, जब भी आपको लूप को ब्रेक करना है। यहां पे जो कोड आपको लिखना है, यहां पे अपडेट वाला, जो ये वाला अपडेट है, और इनिशियलाइज में इससे बाहर कर देता हूं हर चीज को। ठीक, यहां तक चमका। हाँ भैया चमका। मैंने कहा इसको अभी और चमकाता आपको। अब मान लो व्हाइल लूप में मुझे वो कह दे कि 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करा के दिखा दीजिए। अब मैंने कहा यार ये तो सिंपल काम है, ये तो कर ही देंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, पहले वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो, जो सेम प्रोसेस हम वहां पे कर रहे थे। मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट नाम का, i इक्वल टू 1 से, ठीक, मतलब 1 से लेकर 10 तक मुझे प्रिंट कराना है जनरली। तो मैं लिख देता हूं व्हाइल, ठीक, कब तक, कहां तक ये प्रिंट होना चाहिए बताइए, कहां तक, जब तक वो i क्या हो, लेस देन इक्वल टू 10। हाँ भैया, है ना, ये ब्रेक कंडीशन हो गई, मैंने कहा था। अब मुझे क्या कराना था, प्रिंट कराना था। अब जो भी काम करना है मैं यहां पे कर लेता हूं, सी आउट ऐसे करके, और i को प्रिंट ऐसे करके, और उसके बाद i की वैल्यू को अपडेट ऐसे। तो इतने आसान तरीके से मैं अपने कोड को लिख पाता हूं। अब इसको एग्जीक्यूशन इसका कैसे होगा वो हम देखते हैं, ये एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। तो मैंने देखा यहां पे सबसे पहले i इक्वल टू था मेरा 1, i इक्वल टू था 1 था, ठीक, वो यहां पे आया। उसने देखा 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, उसने कहा है, तो उसने कहा सी आउट i को 1 प्रिंट कर दो, तो मैंने 1 प्रिंट कर दिया। फिर उसने कहा i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए, तो i की हो गई 2। फिर मैं ऊपर गया, यहां पे आया, देखा 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, उसने कहा है, मैंने उसको प्रिंट कर दीजिए, किसको, 2 को, ठीक। उसने कहा i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, 1 से बढ़ा दिया। फिर से मैं ऊपर गया, मैंने देखा 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, बोला 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, उसने कहा है, उसने कहा प्रिंट कर दो 3 को।
फिर से आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, अब 4 हो गई। क्लियर है? हाँ। फिर ऊपर गया, 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, उसने कहा है, तो उसने बोला तो उसको प्रिंट कर दीजिए आप, तो हमने प्रिंट कर दिया। फिर वो ऐसी पहले 5 के लिए प्रिंट हुआ, फिर 6 के लिए हुआ, फिर 7 के लिए, फिर 8 के लिए, फिर 9 के लिए, और जब फाइनली मान लो आई की वैल्यू अब 10 हो चुकी है, अब मैं यहां पे आ गया। ठीक है, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 होता है? उसने कहा होता है, उसने कहा होता है, तो उसने कहा 10 को प्रिंट कर दीजिए, तो 10 प्रिंट, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई को 1 से बढ़ा दीजिए, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 11। ठीक, जब 11 हो गई, उसने कंडीशन चेक करी, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 होता है? उसने कहा नहीं होता, उसने कहा लूप ब्रेक करके बाहर आ जाइए। इस तरीके से अपनी वैल्यूज को मैंने प्रिंट कराया व्हाइल लूप से। आई थिंक ये क्लियर हुआ। व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन बाहर कर दूंगा, व्हाइल लूप में यहां पे ब्रेक कंडीशन आएंगी, उसके बाद जो भी मुझे काम करना है उसके बाद उसको अपडेट कर दो। जैसा काम मैं फॉर लूप में करता था सेम काम मैं यहां पे भी कर रहा हूं। फॉर लूप में मैं यहां पे इनिशियलाइज करता था, लेकिन उसमें बाहर ही कर दे रहा हूं। ठीक है, फॉर लूप में भी एक चीज होती है, जरूरी नहीं है आपको यहीं पे इनिशियलाइज करना है, आप इसको बाहर भी कर सकते हैं, फॉर लूप में भी आप कर सकते हैं, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, पर अभी हम बेसिक पे रहते हैं, कैसे हम अपने बेसिक को क्लियर कर रहे हैं। बताओ, यहां तक चमका? हाँ भैया चमका। ये लिख दोगे? लिख दोगे। चलो फॉर लूप से एक प्रोग्राम लिख देते हैं। किसका लिख देते हैं? एक काम करते हैं, टेबल का प्रोग्राम लिख देते हैं। अपन लोग एक टेबल का प्रोग्राम लिख लेते हैं व्हाइल लूप से, टेबल का। ठीक, एक टेबल का प्रोग्राम हम लोग लिख लेते हैं। अब टेबल का प्रोग्राम कैसा होगा वो देखते हैं। मान लो यूजर ने बोला भाई मुझे 8 की टेबल बता, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 अप टू 80। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक क्या होता है? सिंपल है, मुझे व्हाइल लूप से इसको एग्जीक्यूट कराना है, हमने फॉर लूप से इसको ऑलरेडी एग्जीक्यूट करवा चुके हैं। तो मैं बोल दूंगा यूजर को कि कौन सी टेबल तो ये पता करनी है। तो मान लो यूजर ने बता दिया इंटीजर n, ये वाली, कि उसको 8 की टेबल पता करनी है। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है टेबल निकालने का? हमको पता है, पहले मुझे 8 प्रिंट कराना है, फिर मुझे 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, फिर 48, फिर 56, 64, 72, 80, ऐसी करता हूं। ठीक, ये टेबल निकलती कैसी है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 अप टू 8 10 जा 80। ये नंबर तो मुझे दे रखा है जिसकी टेबल निकालनी है, मुझे बस इसको बढ़ाना है। पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, 5 रखना है, 6 रखना है। कहां तक लेके जाना है भैया? 10 तक। वही एक वेरिएबल ले लूंगा आई नाम का। ठीक, उसको इनिशियलाइज किससे करना पड़ेगा? मुझे यहां से स्टार्ट करना ना। हाँ भैया, क्योंकि फॉर्मूला मेरा ये हो जाएगा n इंटू आई, ये तो प्रिंट कराना मुझे n इंटू आई। n की जगह में 8 है, i की जगह में 1 है, फिर i की जगह में 2 आएगा, फिर i की जगह में 3 आएगा, n सेम रहेगा। ये मेरे टेबल का प्रोग्राम है, इनिशियलाइज मैंने इससे कर दिया। अब व्हाइल लूप में आ जाते हैं। व्हाइल कब तक इसको चलाना आई को? जब तक ये लेस देन इक्वल टू 10 है, वही मैं लिख रहा हूं। जब तक आई मेरा लेस देन इक्वल टू क्या है? 10। इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। ठीक, आई जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक, हाँ भैया, मैंने कहा मुझे क्या प्रिंट कराना है? सी आउट n इंटू आई, n इंटू आई प्रिंट हो जाएगा ऐसे बड़े आराम से। ठीक, और उसके बाद आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए। अब आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखने से बढ़िया हमने जो पढ़े थे पहले, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, आई प्लस प्लस आप लगा सकते हैं, वरना इतनी बड़ी स्टेटमेंट कौन लगाएगा यार? आई इक्वल टू आई प्लस 1 बार बार लिखना पड़ता, ये छोटा पड़ता मुझे। ठीक, अब आप इसको प्लस प्लस आई भी लिख सकते हैं, या फिर आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, इससे क्या होगा? जो आई की वैल्यू मान लो 1 थी, तो 1 की वैल्यू 1 से बढ़ा दीजिए तो वो 2 हो जाएगी। उसके बाद वो वापस जाएगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ऐसे करके वो प्रिंट कराएगा। आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी और चीज नहीं कर रहा हूं। ठीक, उसका काम है आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाना। पोस्ट डिक्रीमेंट क्या कहता है कि पहले सारे काम कर लो, उसके बाद मेरी वैल्यू बढ़ा देना। तो यहां पे मैंने देखा कि इससे पहले इसके पास कोई भी काम नहीं है, तो उसने अपनी वैल्यू बढ़ा दी। प्री डिक्रीमेंट क्या कहता है, सॉरी प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है कि पहले मेरी वैल्यू बढ़ा दो, उसके बाद जो भी काम है वो कर लो। तो मैंने अपनी वैल्यू बढ़ा दी, उसके बाद मुझे कुछ भी काम नहीं था, तो उसके बाद मैं ऊपर आ गया, ये वो कहता है। ठीक, आई थिंक क्लियर होगा। तो आप यहाँ पे आई प्लस प्लस यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए सही होगा। अब मैंने ये देखा, मैंने कहा चलो टेबल के प्रोग्राम को प्रिंट कराते हैं। मैंने देखा आई इक्वल टू 1 है, हाँ भैया 1 है, तो 1 दे रखा है, तो भाई आई इक्वल टू 1 है। हाँ, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? उसने कहा है n इंटू आई आप प्रिंट करा दीजिए। तो n इंटू आई क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1,
प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। मान लो ये प्रिंट हो गया, फिर आई की वैल्यू 2 हो गई। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? उसने कहा है। उसने कहा 8 इंटू 2 प्रिंट कर दो, तो 16 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया। फिर उसने कहा 3 लेस देन इक्वल टू 10, उसने कहा है। उसने कहा n इंटू आई कर दो, मतलब 8 3 जा 24 प्रिंट कर दो, और आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। ठीक, अब ऐसे ही एक बढ़ता जाएगा, 32 40 48 56 64 72। ठीक है, यहां पे आई की वैल्यू 9 हो चुकी होगी। ठीक, यहां पे आई की वैल्यू 9 हो चुकी है, फिर उसने चेक कर लिया था। ठीक, अब आई प्लस प्लस होने के बाद 10 हो गई। उसने कहा यहां पे क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है? उसने कहा है n इंटू आई प्रिंट करा दीजिए। उसने 80 को प्रिंट करा दिया। आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, 11 हो गई। क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? उसने कहा नहीं है। नहीं है तो लूप ब्रेक, वो बाहर आ जाएगा। तो ये चीजें मैंने देखी कि मैं कैसे व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकता हूं। सेम जो कोड आप पहले लिखते थे अभी भी वही लिखना है, कोई रॉकेट साइंस, कुछ अलग चीज नहीं होने वाली है। जो कोड मैं पहले लिख रहा था वही कोड, वैसा एग्जीक्यूशन हम यहां पे भी काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आप सबको ये चमक रहा होगा। बताओ कितनों को चमका? अगर चमक रहा है तो कमेंट कर दो चमक गया। और यार अगर यहां तक हो तो वीडियो लाइक तो कर ही दो। ठीक, तो हमने ये सीख लिया कि यार व्हाइल लूप का इस्तेमाल हम किस तरीके से अच्छे से कर रहे हैं। अब ये एक तरीका है, और कई बार जब हम कोड लिख रहे होंगे तो अक्सर फॉर लूप और व्हाइल लूप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद भी एक और आता है, उसको हम कहते हैं डू व्हाइल लूप। क्या कहते हैं? डू व्हाइल लूप। उसका थोड़ा सा ट्विस्ट करके ही, व्हाइल का थोड़ा ट्विस्टिंग है, अब उसका काम भी लूप चलाना ही है। वो अधिकतर लोग यूज नहीं करते हैं। मैक्सिमम अगर मैं अपनी बात करूं, जनरल पब्लिक की बात करूं, तो फॉर लूप व्हाइल लूप ही मेजरली यूज होता है। लेकिन अभी हम डू व्हाइल लूप के बारे में भी पढ़ेंगे। अब व्हाइल लूप में अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया, एक और कर लेते हैं कि भाई आप एक काम करिए, कोई नंबर दे रखा है, कोई भी एक नंबर दे रखा, मान लो मुझे दे रखा है 10, और बोल दिया इसके जितने भी फैक्टर हैं सब आप प्रिंट करा दीजिए। फैक्टर क्या होता है 10 के? बताइए 10 के फैक्टर क्या क्या होता है? मतलब फैक्टर मतलब जो 10 को डिवाइड करते हैं। 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, क्या 3 करता है? नहीं करता। 4 करता है? नहीं करता। 5, हाँ भैया, और लास्ट अपना 10। तो ये 4 नंबर मुझे स्क्रीन में प्रिंट कराने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर? कोई भी नंबर आपको ये दे सकता है और बोलेगा उसके फैक्टर मुझे बताइए। जैसे 30 है तो 30 के फैक्टर कौन हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 11 12 13 14 और 15 हो जाएगा, और लास्ट में अपना 30 हो जाएगा। तो ये मेरे किसके फैक्टर हैं? 30 के, जो उसको डिवाइड करते हैं। तो यही नंबर मुझे प्रिंट कराने, कोई भी नंबर आपको दे सकता है। अब इसका लॉजिक क्या होगा सिंपल सा पता करने का? अगर मैं आपको कोई नंबर दूं n, आप बोलूंगा इसके फैक्टर कौन कौन होंगे, तो आप क्या करोगे? जो नंबर उसे सिंपली डिवाइड करते हैं। ठीक, अगर ये n नंबर है, ये नंबर n है, तो बोलूंगा इसके फैक्टर कैसे ढूंढूंगा मैं? तो मैं क्या कर सकता हूं? लूप चला सकता हूं कि पहले मैं 1 पे चेक करूंगा, फिर मैं 2 पे, फिर 3 पे, कि क्या 3 n को डिवाइड करता है, क्या 4 n को डिवाइड करता है, क्या 5 n को डिवाइड करता है, अप टू n तक। यही करूंगा, यही करूंगा। और जो डिवाइड करता होगा उसको प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट कर दो जो डिवाइड करता होगा, और जो नहीं करेगा उसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। इफ एल्स लग गया। तो मुझे सिंपल ये करना है, 1 से लेके n तक लूप चलाना है। जो भी नंबर लूप के चलाना है, मैं सारे नंबर पे चेक करूंगा ना। अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड में बोलूं ये दिक्कत, आप क्या करोगे कि भैया मैं बोलूंगा n के फैक्टर ढूंढो, तो आप रियल वर्ल्ड में क्या करोगे? सोचो। तो आप यही करोगे, पहले मैं 1 पे चेक करूंगा, 2 पे चेक करूंगा, 3 पे चेक करूंगा कि भाई वो डिवाइड कर पा रहा नहीं कर पा रहा। अगर जिसने डिवाइड कर दिया उसको मैं आंसर बोल दूंगा। यही करोगे? हाँ। तो ये मेरा आई मान लेता हूं मैं। आई पहले 1 पे चेक कर रहा हूं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, अप टू n तक। ठीक, यहां तक क्लियर भैया? हाँ भैया क्लियर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे? मैंने कहा आगे इसको व्हाइल लूप से हम सॉल्व कर रहे होंगे। अब व्हाइल लूप में मुझे पता है मुझे 1 पे चेक करना है, 2 पे करना है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, i इक्वल टू ले लेता हूं 1 से चेक करना स्टार्ट करता हूं। ठीक, इनिशियलाइजेशन मैंने कर दिया। n आपको दे रखा होगा कि किस नंबर का मुझे निकालना है, तो मैं लिख रहा हूं व्हाइल। कब तक ये लूप चलेगा? जब तक i लेस देन इक्वल टू n रहे। यहीं तक ही चलेगा, यहीं तक ही चलेगा। हाँ भैया, मैं किस किस पे चेक करूंगा? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अरे कब तक जाएगा? जब तक ये n पे ना पहुंच जाए। हर एक नंबर पे चेक करेगा अप टू n तक। वही मैं देख रहा हूं। ठीक, क्या कंडीशन होगी? अगर i ने n को डिवाइड कर दिया
तो मुझे आई को प्रिंट करा देना है ना, नहीं किया तो कुछ नहीं करना। ठीक, तो यही लिखूंगा इफ एल्स है। हाँ, डिवाइड का पता कैसे चलता है भैया, रिमाइंडर से मैं लिख दूंगा अगर n mod i है ना इक्वल टू 0 आता है, अगर इनका रिमाइंडर 0 आ गया, क्या n mod i का रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो मैं बोल सकता हूं कि सी आउट कर दो किसको, i को, जो भी i की वैल्यू है। हाँ भैया, बोल सकता हूं हाँ भैया। और अगर नहीं हुआ तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आपने ये सब कर लिया उसके बाद आपने आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया, अपडेट आपने ये कर दिया, जब आपने ये सारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दिए। तो एक एग्जांपल की थ्रू से इसको समझते हैं, घबराइए मत। ओके, मान लो मुझे एक वैल्यू है 10, उसके लिए ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक, आई इक्वल टू आपका 10 है मान लेते हैं, सॉरी n इक्वल टू 10 मान लेते हैं। इसके फैक्टर मुझे पता करने हैं, तो कैसे पता करूंगा n इक्वल टू 10 के? सबसे पहले उसने क्या करा, i इक्वल टू 1 है, उसने कहा कि 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, उसने कहा है, n की जगह में 10 है। उसने कहा 10 mod i 10 mod 1 क्या इक्वल टू 0 होता है? ठीक है, होता है ना, रिमाइंडर 0 आता है, हाँ आता है। तो सी आउट i को प्रिंट करा दो, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। अब मैं 2 पे चेक करूंगा, वापस आया, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? उसने कहा है। उसने देखा क्या इनका रिमाइंडर 0 आता है, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं, उसने कहा आता है, तो मैंने कहा इसको प्रिंट कर दीजिए, तो 2 को हमने प्रिंट कर दिया। फिर i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई 3 पे। फिर मैं ऊपर आया, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 होता है? उसने कहा होता है, तो मैंने कहा n mod i इक्वल टू 0 है, क्या 10 mod 3 इक्वल टू 0 आता है? क्या रिमाइंडर 0 आता है? नहीं बढ़िया, 1 आता है। तो जब 1 आता है तो कुछ नहीं करना, ठीक है, मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, तो मैंने i को अब प्लस प्लस कर दूंगा। फिर से ऊपर आया, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 10 है? उसने कहा है। 10 mod 4 कितना आएगा, कितना रिमाइंडर आता है? 2 आता है, 0 तो नहीं आ रहा है, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो, 5 आ गया। फिर से ऊपर गया, जब 5 लेस देन इक्वल टू 10 है, उसने कहा है। उसने कहा 10 mod 5 क्या 0 होता है? मैंने कहा होता है, तो होता है तो प्रिंट हो जाएगा। फिर से i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दीजिए, i की वैल्यू अब 6 हो चुकी है। फिर से 10 लेस देन इक्वल टू 6, हाँ, उनका रिमाइंडर क्या 0 आएगा? नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। फिर से ऊपर जाएगा, क्या 7 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ, क्या 10 mod 7 0 होता है? भैया नहीं होता है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। i की वैल्यू 1 से बढ़ गई, 8 हो गई। फिर से 8 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, क्या 10 mod 8 0 होता है? नहीं होता है, तो फिर से इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज। फिर 9 के लिए चेक होगा, 9 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, ये भी डिवाइड नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। फिर ये ऊपर गया, 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, उसने कहा है। उसने कहा 10 mod 10 क्या 0 आता है? अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करता हूं तो 0 आएगा? हाँ भैया आएगा, रिमाइंडर 0। तो उसने बोला 10 को प्रिंट करा दीजिए। उसके बाद 10 1 से इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दीजिए। क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है? नहीं होता है, बाहर आ जाओ, खत्म। तो ये आपने आउटपुट में प्रिंट करा दिया, जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो पहले हमने एक लॉजिक बनाया। लॉजिक मेरा सिंपल था कि मैं 1 से लेकर 2 पे 3 पे 4 पे सारे नंबर चेक कर दो, जो आप रियल लाइफ में करते, यही तो करते है ना। तो वही लॉजिक हमने लिखा, एक एक करके नंबर पकड़े और उनको चेक करता गया। यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा था, है ना, जहां पे भी पैटर्न बनता है एक टाइप का, तो वहां पे हम लूप वगैरह का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब यहां तक हमने सीख लिया कि भाई व्हाइल लूप को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब इसी में मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूं, जैसे होमवर्क के लिए, कि 1 से लेके n नंबर तक n इनपुट में दे देना, ठीक है, जितने भी इवन नंबर है उनको प्रिंट कराओ। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका। सेकंड हो जाएगा और नंबर प्रिंट कराओ, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक n इनपुट दे देगा, मान लो 20 दे दिया, तो पहले क्वेश्चन में आप जितने भी 1 से लेकर 20 तक के इवन नंबर है उनको प्रिंट कराना। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, एक n दे दूंगा, मान लो 30 दे दिया, तो 1 से लेकर n 30 तक जितने भी और नंबर है वो आपको प्रिंट कराने, और जो भी आप प्रिंट कराओगे वो व्हाइल लूप आप यूज कर रहे होंगे, ठीक, व्हाइल लूप। बाकी क्वेश्चन होमवर्क सीट आपको डेली मिलती है, डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उसको जाओ करो, ठीक, तभी आपकी जो कोडिंग की जो जर्नी है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रिंट करने वाले हैं क्या, नंबर को 1 से लेके n तक। सबसे पहले मैं एक इंटीजर ले लेता हूं n, यूजर से पूछ लेता हूं कौन से नंबर तक उसे प्रिंट कराना है, ठीक। तो मैं लिख दूंगा एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, ये लीजिए, यूजर मुझे बताएगा, ठीक। अब सी इन n करके ले लेता हूं नंबर को। अब मुझे एक वेरिएबल की जरूरत होगी, मुझे कहां से स्टार्ट करना है, तो इनिशियलाइजेशन हमने यहां से कर लिया, ठीक, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया हमने, इनिशियलाइज, ठीक। उसके बाद मुझे क्या करना है,
वाइल लूप चलेगा। सबसे पहले ब्रेक कंडीशन आती है, जब तक i लेस देन इक्वल टू n रहेगा तब तक मैं इसको चलाऊंगा। और कब तक? सबसे पहले मुझे करना है किसको? प्रिंट करना है i को, और यहाँ पे लिख दूंगा एंडल, ताकि नेक्स्ट लाइन में इजीली प्रिंट मेरा हो रहा हो। उसके बाद उसको इंक्रीमेंट। तो ये हो गई मेरी ब्रेक कंडीशन, ये हो गई मेरी अपडेट वाली कंडीशन, और ये हो गया इनिशियलाइजेशन। तो ये मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक कंडीशन, जहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, और ये मैं लिख देता हूँ अपडेट, जहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि यही काम मैं करता हूँ वाइल लूप में। अब अगर इसको रन करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ एंटर द नंबर, मान लो मुझे 12 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं, तो 1 से लेकर 12 तक के सारे नंबर मैंने इजीली प्रिंट करा दिए। अब अगर इन फ्यूचर यूजर मुझे बोलता है कि भाई एक टेबल का प्रोग्राम है, उसे इंप्लीमेंट करके बताओ, अब मैं एन को ही ले लेता हूँ जो जिसकी टेबल मुझे निकालनी है, ठीक है, मान लो 12 की निकाल दी तो मैं 12 का, तो ये इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा इनिशियलाइजेशन तक, पर लूप मुझे कहाँ तक चलाना पड़ेगा? बस 10 तक, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं i इंटू एन लिख दो, या फिर n इंटू आई लिख दो, ठीक। अब इसको पहले क्लियर कर देते हैं, और आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर दोगे। मान लो 12 की टेबल निकालनी है, तो 12, 24, 36, 48 अप टू 120 मेरा आंसर आ गया। तो मैंने क्या करा? सबसे पहले इनिशियलाइज किया 1 से, मुझे पता है आई कहाँ से जाएगा, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 10 तक, और n मेरा कांस्टेंट रहेगा, n को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि n इंटू आई मुझे करना है, क्योंकि 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ऐसा करके मुझे रिजल्ट निकालना था। तो मैं सिर्फ आई के ऊपर ही इटरेट कर रहा था। तो इस तरीके से जो मेरा लूप था, वाइल लूप, वो हमने इजीली इंप्लीमेंट कर दिया। मैंने कहा इसके बाद एक और चीज आती है जो इससे भी बड़ा है, जिसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। ओके, तो भैया अब हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप, ठीक। अभी तक हम कैसे कोड कर रहे थे? अभी तक जब भी हम लूप पढ़ रहे थे क्या कर रहे थे हम? पहले हम ये कर रहे थे इनिशियलाइजेशन, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे थे? हम ब्रेक कंडीशन चेक कर रहे थे, और उसके बाद क्या कर रहे थे? उसके बाद वैल्यू को अपडेट कर रहे थे, है ना। पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। यही प्रोसेस मैंने फॉर लूप में भी करा, वाइल लूप में भी करा। डू वाइल कहता है ब्रेक और अपडेट को रिवर्स कर दो, कि पहले मैं क्या करूंगा? इनिशियलाइज तो आपको करना है जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक। वो कहेगा पहले मैं अपडेट वाली वैल्यू को करूंगा, लास्ट में ब्रेक कंडीशन को चेक करूंगा। तो डू वाइल के केस में थोड़ा सा कंडीशन रिवर्स हो जाती है। वो कहता है कि पहले इनिशियलाइज, ठीक, मतलब एक तरीका है उसे करने का भी, ठीक। फिर मैं वैल्यू को अपडेट करूंगा, और लास्ट में जाके ब्रेक कंडीशन देखूंगा। ये क्लियर है? क्लियर है? मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट कराना है, तो मैं i इक्वल टू 1 लिख दूंगा और उसे प्रिंट करा दूंगा। मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट कराने, तो मान लो i इक्वल टू 1 है, ठीक। तो पहले इनिशियलाइज में से 1 से कर दिया, उसके बाद जो भी काम करना था, मान लो मुझे प्रिंट करने का काम करना था, ठीक, वो मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक। और i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दूंगा, अपडेट पहले करूंगा। अब i इक्वल टू 2 हो चुका है। अब लास्ट में जाके ब्रेक कंडीशन को चेक कर रहा होगा। इसमें क्या कर रहा था? पहले चेक कर रहा था, उसके बाद अपडेट कर रहा था। तो पहले हम डू वाइल का सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक, हमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो डू वाइल का जो सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है, ठीक। मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट कराने, तो i इक्वल टू 1, ठीक। डू वाइल ऐसी लगता है, डू ऐसे, ठीक। आप यहां पे कहीं पे वैल्यू को अपडेट कर रहे होंगे इसको, ठीक है, तो आपने i प्लस प्लस कर दिया, यहां पे मैं वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं, और यहां पे लास्ट में जाके मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं, ब्रेक कंडीशन। वाइल जो भी आपको ब्रेक कंडीशन यहां पे लिखनी है, मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट कराने थे, तो मैं यहां पे ब्रेक कंडीशन लिखूंगा। तो मैं लिख सकता हूं जब तक मेरी i लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे करके सिंटैक्स आता है। पहले इनिशियलाइज, फिर अपडेट, और लास्ट में ब्रेक कंडीशन चेक होगी, ठीक है। ब्रेक कंडीशन लास्ट में चेक होती है, यही है इसका। तो वही मैं कह रहा हूं, डू वाइल हम बहुत कम यूज करते हैं रियल लाइफ में, पर इसको आना बहुत जरूरी भी है, ठीक है। कभी इंटरव्यू में पूछ दिया कि भाई बतावे क्या होता है डू वाइल, तो हमें आना चाहिए ना। जब सीख ही रहे तो पूरा ही सीख जाते हैं। तो ये मैंने देख लिया। अब मुझे मान लो 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट कराने थे, तो भैया मैं अंदर आया, सी आउट क्या कर दूंगा? आई कर दूंगा, ये लो। उसके बाद वैल्यू को अपडेट, और लास्ट में चेक। कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा वो भी हम देख लेते हैं। मैंने कहा एग्जीक्यूशन बहुत आसान है। पहले वो कहां पे 1 से 10 की जगह हम 1 से 5 ले लेते हैं, वरना बहुत बड़ा हो जाता है।
कोड, ठीक है। i लेस देन इक्वल टू 5 लिख देते हैं, ये ठीक है। हाँ, तो 1 से लेके 5 तक के नंबर मुझे प्रिंट कराने, छोटे एग्जांपल से आराम से मैं ड्राई रन भी कर पाऊंगा। मैंने कहा i को सबसे पहले 1 लिख दो, लिख दिया। डू, उसने कहा अंदर आ जाओ, सबसे पहले मैंने प्रिंट करा दिया, क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, तो 1 प्रिंट हो गया। उसने कहा अब i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो, ये 2 हो गया, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अब वो यहां पे जाके लास्ट में चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, उसने कहा है, तो मैं ऊपर आ गया। फिर से उसने i को प्रिंट कर दिया, क्या कर दिया, प्रिंट, i को प्रिंट कर दिया। फिर i की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अपडेट होने के बाद वो चेक कर रहा है क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, उसने कहा है। फिर से ऊपर आया, उसने प्रिंट कर दिया 3 को। फिर से i की वैल्यू को अपडेट किया 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, उसने कहा है। ऊपर आया, फिर से उसने देखा यहां पे सी आउट i, 4 प्रिंट हो गया, i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, उसने कहा है, उसने कहा प्रिंट करवा दिए। फिर से i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, उसने कहा नहीं है, नहीं है, तो उसने कहा लूप ब्रेक होके बाहर आ जाओ। तो हमने ये इसका सिंटैक्स होता है इन जनरल टर्म, जो हमने यहां पे देखा डू वाइल का, ठीक। तो डू वाइल क्या करता है, पहले मैं इनिशियलाइज कर दूंगा, उसके बाद अपडेट, ठीक, उसके लास्ट में ब्रेक कंडीशन चेक करता हूं। अब क्या होगा अगर आप ये वाला i यहां पे लिख दें। अब इसको एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक, कैसा ये मेरा एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने देखा i प्लस प्लस है, ठीक, पहले i इक्वल टू क्या है, इनिशियली 1 है भैया, ठीक, 1 है। अंदर आया, उसने कहा सबसे पहले i को 1 से इंक्रीज कर दो, i को 1 से इंक्रीज करके 2 बना दिया। उसने देखा सी आउट i, आउटपुट में प्रिंट कर दो 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, उसने कहा है। ऊपर आया, फिर से तो i को 1 से बढ़ा दीजिए, 3 हो गया। उसने कहा i को प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, उसने कहा है। जब है ऊपर आओ, i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करो, फिर उसके बाद प्रिंट कर दो। पहले i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करो, फिर प्रिंट कर दो। फिर मैं नीचे आया, मैंने फिर से वही 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, उसने कहा है, तो उसने कहा i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो और उसके बाद उसे प्रिंट कर दो। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, उसने कहा है। उसने कहा i को 1 से इंक्रीज कर दो और उसी को प्रिंट कर दो। फिर i की वैल्यू क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 होती है, उसने कहा नहीं होती है, तो मैं लूप ब्रेक करके बाहर आ गया। तो मैंने देखा अगर मैं i को ऊपर लिखता हूं तो मेरा आउटपुट ये आ रहा है, और अगर नीचे लिखता हूं तो ये आ रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि मैं i को कब बढ़ा रहा हूं, कब घटा रहा हूं, ठीक। तो आपका आउटपुट उस चक्कर में अलग भी आ सकता है, ये चीज हमें ध्यान देनी है। इसलिए ड्राई रन करना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर कहां है। आई को ऊपर नीचे करते रहो, आपको समझ आता रहेगा और क्लियरिटी के साथ। आई थिंक डू व्हाइल लूप आपका सिंटैक्स आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद मुझे जो भी काम करना है यहाँ पे अपडेट वगैरह कोड वगैरह वो मैं बीच में लिखता हूं, लास्ट में जाके मेरा ब्रेक कंडीशन चेक होता है। ये इसका मोटा मोटा करना है। तो आई थिंक यहां तक आपको चमक गया होगा अच्छे से। मान लीजिए मुझे किसी ने क्वेश्चन दिया है कि आप डू व्हाइल लूप से सम ऑफ एन नंबर सॉल्व कीजिए, ठीक। मान लो मुझे नंबर दिया है 10, तो 1 से लेकर 10 तक का जो भी टोटल सम आता है वो मुझे आउटपुट में दीजिए। क्या करूंगा मैं, ऐसे ही करूंगा 1 + 2 3 होता है, फिर उसका आंसर, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ और 10 के साथ, इन सब का सम करके यहां पे लिख दूंगा। यही करूंगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, यही करूंगा, है ना। अब जो मुझे रिजल्ट स्टोर कराना होगा, एक वेरिएबल ले लूंगा सम इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0, है ना, यही करूंगा। सम के अंदर क्या स्टोर कराऊंगा, सम प्लस आई। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ये ऐसा क्यों करा मैंने, ऐसा क्यों करा, मान लो पहले मेरा टोटल सम 0 था, ठीक है, 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। अब मुझे पता है मुझे इन दोनों को ऐड करना है। 1 + 2 कितना होता है, 3, 3 + 3 कितना होता है भैया 6, 6 + 4 कितना होता है भैया 10, ठीक। 10 + 5 कितना होता है भैया 15, 15 + 6 कितना होता है भैया 21, 21 + 7 कितना होता है भैया 28, 28 8 कितना होता है भैया 36, 36 और 9 कितना होता है 45, और 45 और 10 कितना होता है 55। ऐसे ही करोगे, ठीक। तो इसको मैं सम बोल देता हूं, यही तो है मेरा सम, और ये हो जाएगा मेरा आई, ठीक। ये सम है, सम को इनिशियली मेरा 0 है,
तो सम प्लस आई मतलब 0 प्लस 1 कितना आता है? 1 आता है। फिर 1 प्लस 2 कितना आता है? 3 आता है। फिर 3 प्लस 3 कितना आता है? 6 आता है। 6 प्लस 4 कितना आता है? 10 आता है। 10 प्लस 5 कितना आता है? 15 आता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सम प्लस आई, सम प्लस आई जो भी वहां पे वैल्यू थी, अब उसको यहां पे लिख दे रहा हूं। तो यही मेरा फॉर्मूला होता है। अब ये मत सोचना सम वेरिएबल को लिया, ऑलरेडी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मुझे जो भी मेरे रिजल्ट निकलते हैं उनको मुझे स्टोर करा के रखना पड़ता है। यहां पे तो मुझे याद हो जा रहा है कि 1 प्लस 2 3 होता है, मुझे प्रीवियस वाला याद है। 3 प्लस 3 6, मुझे याद है 6 है। पर कंप्यूटर को कैसे याद रहेगा? उसे कहीं भी लिखना पड़ेगा ना, है ना। यहां पे ये नंबर तो उसे दिख जाएंगे, पर उसे याद रखने के लिए कोई तो वो चाहिए जहां वो स्टोर करा के नंबर को रखे। ठीक, तो कंप्यूटर का ऐसे हवा में कुछ भी याद नहीं रहता, उसको बताना पड़ता है, उसको स्टोर करके हर चीज को रखना पड़ता है ताकि मेरे लॉजिक बन पाए। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, सम इक्वल टू सम प्लस आई। मुझे कहां से कहां तक चलाना है? 1 से लेके 10 तक चलाना है। डू वाइल लूप की हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इनिशियलाइज कर देते हैं, आई इक्वल टू 1 और सम इक्वल टू कहां तक? 0। अब डू वाइल लूप कैसे चलेगा? डू यही होगा, यही होगा। क्या होगा इसमें? सम इक्वल टू सम प्लस आई, ये मेरा फॉर्मूला है। हाँ, और उसके बाद आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दीजिए। जब ये सब खत्म हो गया तो ब्रेक कंडीशन आप लगा दीजिए, जब तक मेरा आई मेरा लेस देन इक्वल टू 10 है। जो भी आपको करना है, जहां से जहां तक का सम आपको निकालना है। तो इस तरीके से आपने पूरे कोड को सॉल्व कर दिया। अब आप इसको एक बार ड्राई रन करके देखिए, ठीक। और एक बार ये देखिए, अगर मैं आई प्लस प्लस को इसके ऊपर लिख देता हूं तो मेरा क्या आंसर आएगा। ऐसे आपकी कोडिंग सुधर रही होगी। आई थिंक यहां तक सबको चमक गया होगा कि भैया कैसे डू वाइल चल रहे हैं। अब हम डू वाइल को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं कोड पार्ट में, उस पर चलते हैं। अब हम देखेंगे किसको, डू वाइल लूप को हम कैसे प्यार तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो भैया पहले इसका पहले वाला को कोड हटा देते हैं, ठीक, इसको हटा देते हैं और इसको भी रिमूव कर लेते हैं। तीसरा तरीका, हमने 2 तरीका अभी तक हम देख चुके हैं, अब तीसरा तरीका हम देख रहे हैं। अब सबसे पहले मान लो मुझे नंबर ही प्रिंट कराने डू वाइल से भी, तो इंटीजर n ले लूंगा, सी आउट वही बोलूंगा, एंटर द नंबर, ये लीजिए, वो बताएगा भाई ये है नंबर, सी इन एन, ये लीजिए, करा दिया। अब सबसे पहले मुझे इसमें भी सेम कंडीशन देनी पड़ेगी, इंटीजर i इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन पहले होगा। अब डू वाइल लूप कैसे स्टार्ट होगा, डू, ठीक, उसके बाद ये, ठीक, डू वाइल के लिए। अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है 1 से लेके n तक। तो सी आउट सबसे पहले क्या करूंगा, i, और उसको भी एंडल करके लिख दूंगा। उसके बाद i को इंक्रीज कर दीजिए। अब ब्रेक कंडीशन सबसे लास्ट में आती है, तो वाइल i जब तक लेस देन इक्वल टू किसके बराबर, n के बराबर हो, ये लीजिए, ये मैंने करा दिया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो कह रहा है एंटर द नंबर, मान लो मैंने 10 डाल दिया, तो 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर मेरे प्रिंट हो चुके हैं। अब डू वाइल क्या करता है, सबसे पहले वो उसको इनिशियलाइज, ठीक, उसके बाद क्या करता है, अपडेट, और लास्ट में ब्रेक कंडीशन। ये रहता है इसका, ये हम कमेंट कर रहे हैं छोटे छोटे। ये मेरा वाइल लूप का टोटली काम होता है, ठीक। अगर इसी में अगर वो मुझे कह दे कि यार टेबल का प्रोग्राम प्रिंट करके दिखाओ, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको चेंज करना है, ठीक, और n इंटू आई कर देना, n इंटू आई या फिर आई इंटू एन, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मान लो मुझे 12 का ही लिखना है, तो भैया 12 की पूरी टेबल प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हमने सीखा यार डू वाइल के अराउंड अगर मैं कुछ करता हूं तो मेरे लिए इजीली क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब देखो यार डू वाइल की कुछ डिसएडवांटेज आपके पास हो सकती है। क्या हो सकती है, मान लो यूजर है, आप उसने बोला कि n तक के नंबर प्रिंट करो, 1 से लेके n तक के, ठीक है, वो आपको ये कह रहा है। इसको पहले पिछले जैसे हम लिख देते हैं, i लेस देन इक्वल टू n, ठीक। अब इसकी देखो दिक्कत क्या हो सकती है, मान लो मैंने इसको ऐसा किया, ठीक, अब मैंने नंबर में डाल दिया मैंने 0, ठीक, और एंटर मारा, तो इसने 1 तो प्रिंट कर दिया, 1 तो प्रिंट कर दिया, लेकिन 1 इसको प्रिंट नहीं करना चाहिए था, है ना। 1 से लेके कहां तक जाना था मुझे, n तक का नंबर मुझे प्रिंट कराना था। फिर अगर इसको रन करता हूं, -5 लिख दिया, तो फिर भी ये 1 प्रिंट कर रहा है। तो मतलब इस कोड में कुछ गलती है, ठीक। तो इसको आपको डिबग करना है, कोड में कुछ गलती नहीं है, आपको ये देखना है कि यार जो मेरा डू वाइल होता है वो चलता कैसे, ठीक है, कब मुझे डू वाइल यूज करना है, कब मुझे वाइल लूप यूज करना है, कब मुझे फॉर लूप यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो डू वाइल को हम कम ही टाइम यूज करते हैं,
ये 1 क्यों प्रिंट हुआ? अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले बिना कंडीशन चेक करे इसने 1 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद इसने 1 को अपडेट किया तो क्या बना दिया, 2 बना दिया, और 2 लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो उसने देखा अच्छा ये तो होता नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो उसने कंडीशन को ब्रेक कर दिया, तो उसने तब भी 1 को उसने प्रिंट करा के रखा जो उसको कराना नहीं चाहिए था। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप सबका। अब जो अगला हम देख रहे हैं ब्रेक और कंटिन्यू, ये क्या है? ब्रेक मतलब ब्रेकअप, वैसे ही समझ लो कि रिश्ता नाता खत्म, ठीक। कंटिन्यू मतलब चल रहा है, चल रहा है, चलने दीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। तो ऐसे ही होता है इस पे भी। मान लो ब्रेक का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं, पहले वो समझते हैं। मान लो मैं कोई लूप चला रहा हूं, ठीक, लूप चल रहा है, अब मुझे लग रहा है यार मुझे ये लूप पूरा एग्जीक्यूट नहीं कराना, मुझे यहीं पे खत्म कर देने से नहीं चाह रहा मैं। मान लो 1 से 10 तक आपको नंबर प्रिंट करने हैं और आपका बीच में मन हुआ यार 1 से 4 तक प्रिंट करा लेते हैं, आप रहने देते हैं, आगे का नहीं कराना, तो वहां पे आपका इस्तेमाल होगा ब्रेक। ब्रेक उसको वहीं पे तोड़ देगा लूप को। भैया समझ नहीं आ रहा है ऐसे, मैंने कहा अभी आ जाएगा समझ। मान लो आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट कराना है, ठीक, 1 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट कराना है, और आप चाह रहे हो कि जैसे मेरा 4 आए मैं उसके बाद ब्रेक कर दूं, 1 से 3 तक के नंबर प्रिंट कराऊं और 4 पे जाके उसको ब्रेक कर दूं। मैं नहीं चाहता उसके बाद वाले कोई भी नंबर प्रिंट हो, इवन 4 भी प्रिंट ना हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऐसे ही कर सकते हैं, i इक्वल टू 1 ले लूंगा, इनिशियलाइज व्हाइल लूप से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब तक मेरा व्हाइल क्या होता है, सबसे पहले ब्रेक कंडीशन यही होता है, i लेस देन इक्वल टू कितना, 10। ओके, हाँ भैया, ठीक। लूप तोड़ने का काम है इसका, बस मुझे क्या करना है, मैं एक कंडीशन चेक कर लूंगा, इफ i इक्वल टू 4 हो जाता है तो भैया इसको कर देना ब्रेक। अगर i इक्वल टू 4 नहीं है तो भैया जो काम आप कर रहे हो वो आप करते जाओ, आओ मैं प्रिंट कर दूंगा नंबर को ऐसे, और i को 1 से बढ़ा दूंगा। कई बार हम क्वेश्चन में ये करना भूल जाते हैं, अपडेट करना, और आपका सेगमेंट फॉल्ट, बहुत सारी चीजें फॉल्ट आ सकते हैं, ठीक। ये मैंने कोड लिख दिया। अब इसमें हो क्या रहा है, हमने क्या करा, जैसे मैंने बोला, यूजर ने बोला 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट कराओ, जैसे i इक्वल टू 4 आएगा आपको उसके बाद कुछ भी प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने वही लिखा है, इफ i इक्वल टू 4 ब्रेक कर दो, लूप को ब्रेक कर दो। अब जब वो ब्रेक हो जाएगा उसके बाद ये नीचे वाला कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये नीचे जो भी लिखा है मैंने, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कोई नहीं चलेगी, लूप ब्रेक होके बाहर। भाई एक बार बता दीजिए होता क्या असली में, ठीक है। इसको मैं एक बार स्मॉल में लिख देता हूं, ठीक, क्योंकि स्मॉल में वो लिखा जाता है। अब इसको एग्जीक्यूशन इसका देखते हैं। मैंने कहा i इक्वल टू 1 है, ठीक, उसने कहा 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, उसने कहा है। क्या 1 इक्वल टू 4 होता है, उसने कहा नहीं होता है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। ये इफ के अंदर की स्टेटमेंट है, ठीक, इफ के अंदर का ये सिंटैक्स लिखने का तरीका है। उसने सीधा इस वाली लाइन पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट करा देगा, 1 प्रिंट हो गया। i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए, फिर से वो ऊपर आया। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, उसने कहा होता है। क्या 2 इक्वल टू 4 है, नहीं होता, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी क्योंकि ये फॉल्स हो चुका है। ये वाली चलेंगे आराम से, सी आउट प्रिंट कर दो 2 को और i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। फिर से ऊपर आया, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, उसने कहा होता है। क्या 3 इक्वल टू 4 है, नहीं होता, तो उसने बोला नीचे वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो। 3 प्रिंट हो गया और i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, उसने कहा होता है। उन्होंने कहा 4 इक्वल टू 4 होता है, उसने कहा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, उसने कहा लूप को ब्रेक कर दीजिए। लूप ब्रेक होने का मतलब क्या है, ना तो अब ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना अब ये फर्दर कुछ चलेगा, आप यहां से बाहर निकल जाओगे, अब कुछ नहीं प्रिंट होगा, बस इतना ही होगा। ये ब्रेक का काम होता है। वो नहीं चाहता कि उसके बाद कुछ भी चले, वो लूप ही आप तोड़ के बाहर निकल जाओ, वो कंडीशन आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि भैया जब ऐसे ही मुझे करना था तो मैंने ये इफ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत भी नहीं थी, मैं यहीं पे डाल देता। जब तक i लेस देन 4 है तब तक प्रिंट करते जाओ और एक एक करके बढ़ाते जाओ। मैंने कहा आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा है। बात तो एक ही हुई ना, मुझे 1 से लेके कहां तक नंबर प्रिंट करने थे, 3 तक, तो मतलब 4 से छोटे जितने भी नंबर थे उनको मुझे प्रिंट करना था। तो मैंने कहा मैं ऐसे लूप चला लेता हूं और प्रिंट करा देता हूं। तो मैंने कहा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कई केसेस आपके पास ऐसा आएंगे जहां वो आपको ब्रेक कंडीशन लगाना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो ब्रेक स्टेटमेंट हमने पिछली बार यूज करी थी उसको नहीं भी यूज करेंगे तो भी मैं कोड लिख पा रहा हूं।
मैंने कहा ये हमेशा पॉसिबल नहीं हुआ, कई बार आपके पास ऐसे केसेस आएंगे जहां पे आपको लिखना पड़ेगा, और हमारी थोड़ी सहूलियत भी होती है। आपके पास और लॉजिक भी हो सकते हैं, ब्रेक वाला लॉजिक यूज करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने कहा ब्रेक कंडीशन आपकी अगर आपने नहीं लिखी तो कई केस होंगे जहां पे आप फंस सकते हैं। मान लो आपने 1 से लेके n तक के नंबर को प्रिंट करना है, 1 से 10 तक के। यूजर ने कह रखा है कि जैसे ही आपको x नंबर दिखेगा, आपको उस नंबर से लेके उस नंबर के बाद किसी भी चीज को प्रिंट करने की जरूरत नहीं। ठीक, अगर मुझे 4 दिख गया, x इक्वल टू अगर 4 है, तो 4 के बाद कोई भी नंबर प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, ना 4 को प्रिंट कराना ना उसके बाद किसी नंबर को प्रिंट कराने की जरूरत है। तो मैंने क्या करा, उसने ये कहा था कि जैसे ये नंबर दिखेगा उसके बाद किसी भी नंबर को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उसी लॉजिक के हिसाब से चलता कि जब तक i लेस देन x होगा, ठीक, सी आउट कर दूंगा किसको, i को, उसके बाद i को एक एक करके बढ़ाता रहूंगा, यही करूंगा। मान लो x इक्वल टू 4 है, i को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर रखा है, मान लीजिए। जब उसने कहा 1 लेस देन 4 है, i इक्वल टू 1 है, उसने कहा क्या 1 लेस देन 4 है, उसने कहा है, तो उसने कहा i को प्रिंट कर दो, तो i प्रिंट हो गया। i की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो। क्या 2 लेस देन 4 है, उसने कहा है, उसने कहा प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। i की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो। क्या 3 लेस देन 4 है, उसने कहा है, तो उसने कहा उसको प्रिंट कर दीजिए, फिर i की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दी। क्या 4 लेस देन 4 होता है, क्या 4 लेस देन आपका 4 होता है, उसने कहा नहीं होता है, तो मेरा लूप ब्रेक होके मैं बाहर आ गया। अब मेरा 1 2 3 प्रिंट हो गया। तो हमने बिना उसके भी कर दिया। क्या हो अगर यूजर ने x इक्वल टू 4 की जगह x इज इक्वल टू 20 दे दिया, तब क्या करोगे? तब भी यही लॉजिक यूज करोगे। यूजर ने कहा था कि 1 से लेके n की वैल्यू आपकी क्या है, 10 है, n की वैल्यू क्या है, 10 है। आपको 1 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट करना है, ठीक। उसने कहा अगर उसके बीच में अगर कोई भी नंबर आ जाता है, उसके x, उसके बाद के कोई भी नंबर आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे तो x 20 है, और अगर मैं ये वाला लॉजिक यूज करता हूं, मैं तो फंस गया। क्यों फंस गया? क्योंकि जब ये कहां से कहां तक के नंबर प्रिंट करेगा, 1 से लेके 19 तक सारे नंबर प्रिंट कर देगा, अगर मैं ये वाला लॉजिक यूज करता हूं। तो इसलिए ब्रेक वाला थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप इसको हॉल लॉजिक के हिसाब से भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही लॉजिक होगा, पर यहां पे मैं लिख सकता हूं कि अगर मेरा i इक्वल टू x हो जाता है, तो भैया ब्रेक कर दो। इसलिए ब्रेक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक। सी आउट i को 1 से बढ़ा दीजिए, बस ये मुझे करना होता बेसिकली, बाकी और कुछ नहीं करना होता। और ये यहां पे जो कंडीशन लिखी थी उसको चेंज करना है, जब तक मेरा i लेस देन इक्वल टू n रहे तब तक मुझे चलना है, बस ये आपका पूरा कोड होगा। ब्रेक कंडीशन मैंने देख ली, अब मुझे पता है x कुछ भी हो, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा कोड बिल्कुल करेक्ट चलेगा जैसा पहले चलता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आप इसी लॉजिक से करें, ब्रेक लिखना बिल्कुल कंपलसरी है, आप अपना लॉजिक कोई और क्रिएट कर सकते हैं, पर ब्रेक ये है कि आप लूप को ठीक वहीं पे जाके ब्रेक कर सकते हैं। अब दूसरा चीज हमने देखा था, वहां पे हमने एक चीज स्टेटमेंट पढ़ी थी, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? देखो कंटिन्यू का मतलब भी सिंपल है, कंटिन्यू का मतलब भी सिंपल है। वो कहता है कि इस वाली इटरेशन को प्रिंट मत करो, या फिर इस वाली इटरेशन को स्किप कर दो। मतलब मान लो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये आई की वैल्यू में मान लेता हूं, ऐसे करके ये आई की वैल्यू में मान लेता हूं। उसने कहा जब भी आई की जो वैल्यू होगी, ठीक है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही होगी, उसको मुझे प्रिंट नहीं कराना, बाकी सबको मैं प्रिंट कराऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं केस में, क्या कर सकता हूं, वहां पे मैं कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं बोलूंगा यार ये वाली इटरेशन आप छोड़ दीजिए, अगली वाली आप देख लीजिए। मान लो i इक्वल टू 1 है, मैंने कहा क्या 1 डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता है, तो मैंने इसको प्रिंट करा दिया ऐसे। मैंने कहा क्या 2 डिवाइड होता है प्रिंट 4 से? नहीं होता, लिख दिया। क्या 3 डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता, तो प्रिंट करा दिया। क्या 4 डिवाइड होता है 4 से? उसने कहा होता है, तो मैंने कहा ये वाली चीज को स्किप कर दो, स्किप कर दो, अगली वाली इटरेशन में चल जाओ, अगली वाली इटरेशन में चले जाओ। तो मैं i इक्वल टू 5 में आ गया।
क्या 5 डिवाइड होता है 4 से? उसने कहा नहीं होता, तो उसको प्रिंट कर दिया 5 को। क्या 6 डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता। क्या 7 डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता। आगे बढ़ जाओ। क्या 8 डिवाइड होता है 4 से? भैया होता है। तो भैया इस वाली को स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। इस टाइप से स्किप करना, मतलब ये वाली इटरेशन आप छोड़ दीजिए, उसके नीचे वाली स्टेटमेंट किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर मैं व्हाइल लूप की हेल्प से अगर आपको बताने की कोशिश करूं, ठीक है, या फिर फॉर लूप की हेल्प से, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। मान लो फॉर लूप है, आपके पास लूप दे रखा बहुत मस्त तरीके से, ये आपका फॉर लूप है, मस्त चल रहा है। आई इक्वल टू आपने लिख दिया 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 10 ले लेते हैं, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। आपने यहां पे कंडीशन लिख दी, अगर मेरा आई मॉड 4 इक्वल टू 0 आता है, यह आ सकता है ना, तो भैया इस वाली को कर दो आप कंटिन्यू। कंटिन्यू होने से क्या होगा अभी बताता हूं। और सी आउट जो आप नॉर्मल प्रिंट आप करा रहे थे आई, वो चलता रहेगा। इसमें क्या हुआ देखो, ये क्या कहेगा, जब आप ये वाली स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू हो गई तो कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद वो नीचे वाली किसी भी लाइन को रीड नहीं करेगा, यहां जितनी भी लाइन हो कुछ नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जंप करके यहां पहुंच जाएगा, नीचे वाली किसी भी लाइन को नहीं देखेगा, अगर आपकी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है। क्लियर है? क्लियर है। वो कह रहा है कि उसको स्किप मार दो, उसके नीचे वालों को भी स्किप मार दो, कुछ देखने की जरूरत नहीं, वो सीधा यहां पहुंच जाएगा यहां पे, और उसके बाद उसकी वैल्यू जो वो नॉर्मली इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है वो कर रहा होगा। तो यहां पे मैंने क्या सीखा, देखो अगर i इक्वल टू 1 है, ठीक, उसने कहा 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, उसने कहा है क्या 1 मॉड 4 इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता, तो उसने कहा 1 i को प्रिंट कर दो। फिर से मैं ऊपर गया, i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई 2 हो गई, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? उसने कहा है। क्या 2 मॉड 4 इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है, तो उसको प्रिंट कर दो। अब i की वैल्यू 3 बन गई, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है? उसने कहा है। उसने कहा 3 मॉड 4 इक्वल टू 0 होता है? उसने कहा नहीं होता है, तो उसने कहा इसको एग्जीक्यूट करो, तो उसको एग्जीक्यूट किया तो ये प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 10 है? उसने कहा है। क्या 4 मॉड 4 इक्वल टू 0 आता है? उसने कहा आता है, तो कंटिन्यू। कंटिन्यू कहेगा कि इसको एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है नीचे वाली लाइन को, उसने कहा डायरेक्ट यहां पहुंच जाओ, डायरेक्ट पहुंच गए तो i इक्वल टू 5 बन गया, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, नीचे वाला स्टेटमेंट चला ही नहीं। तो कंटिन्यू का ये बेनिफिट होता है, वो कहता है कि एक इटरेशन को स्किप मार दो, ठीक, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंटिन्यू कहता है कि इसके नीचे वाले किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यहां पहुंच जाऊं। ये बेनिफिट होता है कंटिन्यू का। कई बार हमारे क्वेश्चन में ऐसी चीजें आ रही होंगी कि जहां पे मुझे ये करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक, जैसे आपने यहां पे देखा। अब इसी ये नहीं कह रहा कि आप इसी तरीके से कर सकते हो, आप इसको इफ एल्स की तरीके से भी कर सकते हो, बिना कंटिन्यू के भी कर सकते हो, पर ये भी एक तरीका है उसे करने का, एग्जीक्यूट करवाने का। तरीके हजारों हैं, आप किसी भी तरीके को चूज कर सकते हैं। आप बिना ब्रेक के भी कोड लिख सकते हैं, आप बिना कंटिन्यू के भी कोड लिख सकते हैं, आप कितने भी तरीकों से कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, बस उसमें आपके लॉजिक में डिफरेंसेस आ रहे होंगे। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। ब्रेक का क्या यूज है, कंटिन्यू का क्या यूज है, वो कहता है कि नीचे वाली किसी भी चीज को एग्जीक्यूट कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट मतलब कि लूप को तोड़ दो, लूप को तोड़ दो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट हम उसमें ऐड कर देते हैं। मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट कराना है, लेकिन जैसे 4 आएगा, ठीक है, तो 4 के बाद वाले किसी भी नंबर को प्रिंट नहीं कराना, ना ही 4 को कराना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक लूप चला रहा हूं, इंटीजर i इक्वल टू कहां से 1 से i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस, ठीक। हाँ भैया, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूं, अगर मेरा i इक्वल टू 4 हो जाता है तो ये लूप को कर देना ब्रेक। सिंपल, एक ब्रेक कंडीशन तो ये होती है, और एक मैंने लूप के अंदर डाल दी जो ये वाला ब्रेक हम लिखते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं है उसके इक्वल तो भैया i को करा दो प्रिंट, सिंपल। तो ये मैंने कर दिया। इसको अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास 1 2 3 प्रिंट हो गए इजीली, हम देख पा रहे हैं। क्यों 4 के बाद वाले क्यों नहीं हुए? जैसे ही i 4 बना, उसने देखा 4 इक्वल टू 4, तो उसने ये स्टेटमेंट वाली ब्रेक की, तो वो क्या करेगा, इस लूप को तोड़ के यहाँ पे बाहर आ जाएगा, सिंपल सा, और उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसी में अगर मैं आपसे बात करूं कंटिन्यू की, कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू का काम सिंपल है कि ये वाली साइकिल को स्किप कर दो। मतलब जैसे ही i
आई इक्वल टू 4 बनेगा, मतलब 4 इक्वल टू 4 बनेगा, तो इसके नीचे वाले कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कंटिन्यू मतलब कि बढ़ते रहो, आप उठ के सीधा यहाँ चले जाओ, यहाँ पे इस आई प्लस प्लस पे, यहाँ नीचे जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ और भी कोड लिखा है ऐसे उनको भी रीड करने की जरूरत नहीं है, जैसे वो कंटिन्यू को देखता है। तो कंटिन्यू का मतलब कि एक साइकिल को स्किप कर दो आप। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख पाओगे कि सारे नंबर प्रिंट हुए सिर्फ 4 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि उसने नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। ठीक, अब इसी में आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको 1 से लेकर 100 तक के नंबर को प्रिंट कराना है और जो भी नंबर 4 से डिवाइड होता है उसको आपको प्रिंट नहीं कराना। तो उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, आई मॉड 4 इक्वल टू अगर 0 हो गया तो भैया उस साइकिल को स्किप कर दो, है ना, यही तो करूंगा। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, तो इनको मुझे प्रिंट नहीं कराना, तो वहां पे मैं क्या ला सकता हूँ, कंटिन्यू ला सकता हूँ। तो देखो वाली साइकिल क्या हो जाएगी मेरी, स्किप हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ एरर इसने दिया है, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड। ओके, कभी भी आ जाता हूँ, ये हमने रन किया तो मेरे पास सारे नंबर प्रिंट हो गए, 1 2 3 4 नहीं आया, फिर 5 6 7 8 नहीं आया, 9 10 11 12 नहीं आया, क्योंकि वो वाली साइकिल क्या हो गई, स्किप हो गई। उसने उस साइकिल को एग्जीक्यूट ही नहीं कराया, वो सीधा यहाँ कूद गया, नीचे वाला कोड प्रिंट ही नहीं हुआ। तो हमको ध्यान देना है कि यार कहाँ पे हम ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे हम कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइम नंबर का कोड भी हमने देखा होगा, अगर आपको ध्यान होगा कि जब हम प्राइम नंबर का कोड भी एग्जीक्यूट करवा देते हैं वहां पे भी आप ब्रेक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे भी हम आगे की क्लास में बढ़ेंगे तो ये जो चीजें और ज्यादा यूज होंगी, ब्रेक कंटिन्यू, तो इसके भी उतनी टेंशन मत हो, सब करा दिया जाएगा। ओके, तो बस अभी ये याद रखो कि ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस क्या है और वो कहाँ यूज हम करेंगे। अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्विच। ये सुना होगा आपने, ओहो स्विच कर लो, स्विच कर लो, स्विच कर लो। स्विच कर लो का मतलब क्या होता है? जैसे कंपनी स्विच कर ली, एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी चले गए, ठीक, ब्रांच स्विच कर ली। ऐसी कंप्यूटर में भी एक चीज होती है स्विच नाम। अब होता क्या भैया, मैंने कहा जैसा इफ एल्स होता है ना, सेम काम यहां पे भी होता है। इफ एल्स इफ वैसे ही सेम काम ये भी करता है। ये भी एक तरीका है चीजों को करने का, ठीक। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे ये दिखता है, वो हम देखते हैं। देखो मान लो आपको किसी ने कहा है अगर आप इनपुट डालते हो i इक्वल टू 1 तो आपको प्रिंट करना है रोहित, ठीक। अगर आप i इक्वल टू 2 डालते हो इनपुट पे तो आप प्रिंट करोगे मोहित। और अगर कोई भी नंबर डालते हो इनपुट पे, ठीक है, इनपुट नंबर बोल रहा हूं मैं i, ठीक है, और i इक्वल टू अगर कोई भी नंबर है 3 4 6 तो मतलब एल्स में मैं लिख दूंगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी नंबर करते हो तो मैं रोहित मोहित रोहित कर लेता हूं, ये प्रिंट करूंगा। तो मुझे पता है इसको मैं इफ एल्स से एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। कैसे? मैं लिख सकता हूं ना कि अगर i इक्वल टू 1 हो, ठीक, तो सी आउट क्या कर दो, रोहित लिख सकता हूं। हाँ भैया लिख सकते हो, ये मतलब जो मुझे प्रिंट कराना है। एल्स इफ i इक्वल टू 2 हो तो सी आउट क्या कर दो, मोहित। और एल्स में अगर कोई भी और नंबर आता है तो सोहित को प्रिंट कर दो, एल्स में सी आउट सोहित। इस तरीके ये आप कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, रोहित मोहित रोहित। अगर i इक्वल टू 1 है तो मैं रोहित प्रिंट कर दूंगा, i इक्वल टू 2 है तो मोहित, और i इक्वल टू कुछ भी है बाकी तो सोहित प्रिंट मैं कर रहा हूं। और i यूजर ने इनपुट में आपको दिया है, तो मैंने कहा इसको मैं किससे कर सकता हूं, इफ एल्स के स्टेटमेंट से कर सकता हूं। लेकिन इसी को दूसरा तरीका है करने का, स्विच केस का यूज करना। स्विच, जी हां स्विच का। मान लो यूजर ने ऐसे i इक्वल टू 1 आपको दे रखा है, ठीक है, वेरिएबल इंटीजर, ठीक। स्विच लिखने का तरीका ये है, मैं यहां पे स्विच लिखूंगा, यहां पे जो भी वेरिएबल आप यूज करना चाहते हैं, मान लो ये वाला, ये आपने i यहां पे यूज कर लिया, ये वेरिएबल होगा। उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस दे रहे होंगे। अब आप यहां पे लिखेंगे केसेस बनाएंगे, केस। यहां पे आप एक कांस्टेंट कुछ भी डाल सकते हैं। मान लो आपने 1 डाला, ठीक है, 1 के अगेंस्ट आप करना क्या चाहते हैं, 1 के अगेंस्ट आप करना क्या चाहते हैं। मान लो मुझे अगर 1 आता है तो मैं रोहित को प्रिंट करना चाहता हूं, मैं ये बोल रहा हूं अगर 1 आता है तो मैं रोहित को प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं लिख दूंगा सी आउट रोहित, ठीक। अब मैं बोला जैसे रोहित प्रिंट होगा इसको ब्रेक कर देना, इसको ब्रेक कर देना। ब्रेक मतलब नीचे वाली चीज ना चले,
केस 2, ये 2 था ना, तो ये 2 ऐसे करके कांस्टेंट टर्म यूज कर सकता हूं। सी आउट, क्या सी आउट करा दो, जो भी आपको प्रिंट करना है, मान लो मोहित, और एल्स में अगर कोई और भी नंबर आता है उसके अलावा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा डिफॉल्ट। क्या लिख दूंगा? डिफॉल्ट। सी आउट सोहित। ओके, आप बोलोगे भाई यहां पे ब्रेक लिखा, तो ये लीजिए ब्रेक हमने यहां पे भी लिख दिया। अब ये चलेगा कैसे, ये चलेगा कैसे वो हम देखते हैं। मैंने कहा जो ये होता आपका ये 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 होता है आपके कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट। ये आपका क्या हो सकता है, ये आपके इंटीजर वैल्यू हो सकती है, ये आपका कैरेक्टर भी हो सकता है। लेकिन फ्लोट और फ्लोट बिल्कुल अलाउड नहीं है, डबल वैल्यू अलाउड नहीं है। इसी जगह में रखना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको 1 2 करके लिखना, आप 5 8 भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। सेम इसकी तरह ही होता है, सेम टू सेम। अब क्या होगा, ये क्या करता है, i इक्वल टू 1 है, तो जो भी वैल्यू यहां पे होगी वो इससे कंपेयर हो रही होगी। ठीक है, यहां पे मान लो i इक्वल टू 1 था, तो i की जगह में 1 है, तो 1 इससे कंपेयर होगा। वो देखा अच्छा ये 1 है, तो यहां पे जाएगा रोहित को प्रिंट करा देगा, और उसके बाद ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, नीचे वाला कोई भी प्रिंट नहीं होगा। मान लो अगर मैं i इक्वल टू 2 दे दूं, तो यहां पे मान लो 2 आ गया, i की जगह में 2, तो ये यहां पे चेक करेगा, केस 1 पे नहीं आएगा, केस 2 पे चला जाएगा, देखेगा अच्छा ये मेरे बराबर है, तो उसने मोहित को प्रिंट करा देगा, और उसके बाद ब्रेक होके बाहर। मतलब उसके नीचे वाले देखने की जरूरत मुझे नहीं है। ब्रेक का मतलब ये है कि तोड़ के बाहर निकल जाओ उस स्टेशन में, सब कुछ तोड़ के बाहर, जो हमने ब्रेक को पहले देखा था। सेम काम ब्रेक यहां पर भी करता है। अगर आप ब्रेक नहीं लिखते तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, नीचे वाली स्टेटमेंट आपकी चल सकती है। अभी जब हम कोडिंग पार्ट पे खोदेंगे तो उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, पर आई थिंक यहां तक हमको क्लियर होगा। मान लो मैंने कहा वहां पे आप कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो केस की जगह में, ऐसे केस, अगर कोई कैरेक्टर ए डालता है तो मैं प्रिंट करूंगा क्या, सी आउट हेलो, ऐसे करके। ये भी आप कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकता हूं, अब ब्रेक कर दिया, केस डी डालता कोई कैरेक्टर, मैंने कहा यहां पे आप कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, सी आउट नोप, ये डाल दिया ऐसे। क्या भैया डिफॉल्ट जानना जरूरी है, डिफॉल्ट जानना जरूरी, मैंने बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इसको अगर लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, स्विच, ठीक, एक कैरेक्टर बना लेता हूं नेम नाम का, जिसके अंदर इनिशियली कोई भी वैल्यू वो डाल सकता है, मान लो डी, तो यहां पे नेम लिख दूंगा, ये इसके अंदर आ चुके। अब ये नेम के अंदर रखा है डी, तो ये इससे कंपेयर हुआ, क्या ए और डी इक्वल है, उससे कहेगा नहीं है। क्या डी और डी इक्वल है, तो सीधा नो को प्रिंट करा देगा, प्रिंट करा देगा तो नो प्रिंट हो जाएगा। आप यहां पे ब्रेक कंडीशन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो नीचे वाली स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो सकती है। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब इसको हम और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई यूजर है, अगर वो 1 डालता है तो मुझे मंडे प्रिंट कराना है, 2 डालता है तो क्या प्रिंट कराना है, ट्यूसडे, 3 डालता है तो क्या प्रिंट कराना है, वेडनेसडे। ऐसे करते हुए प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब हम अपने कोड पार्ट में चलते हैं, वहां पे हम इसके अराउंड खेलने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले वो है हमारी स्विच स्टेटमेंट, कि स्विच स्टेटमेंट को हम कैसे किस तरीके से हम लिख सकते हैं। मान लो अगर मैं वही वाला एग्जांपल लूं कि इंटीजर एक आई ले लेता हूं, ठीक है, इस टाइप से आई के अंदर मैं 1 डालूंगा तो रोहित प्रिंट करूंगा, 2 डालूंगा तो क्या प्रिंट करूंगा, मोहित, कुछ और नंबर डालूंगा तो उसके अराउंड सोहित हम प्रिंट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, यूजर से पूछ लेते हैं क्या नंबर वो चाहता है, तो एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, यूजर को भी पूछ लिया, ठीक है, सी इन, अब इनपुट उससे ले लेते हैं। अब यहां पे लिखूंगा सबसे पहले मैं स्विच, स्विच लिख दिया। अब देखो वीएस कोड की यही खासियत है, वो पूरा सबको खुद ही लिख देता है। अब ये एक्सप्रेशन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आई, ठीक। अब यहां पे इसको हटा देते पहले, हाँ अपने हिसाब से लिखेंगे कोड को, ठीक है। मान लो मैं केस 1 डालता हूं, ठीक, केस 1 मैंने डाला, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सी आउट रोहित, और उसके बाद ब्रेक। केस 2 डाल रहा हूं सी आउट मोहित, और डिफॉल्ट में डाल देता हूं
क्या सी आउट सोहित, सोहित तो शायद नाम नहीं होता किसी का, पता नहीं किसका नाम बिगाड़ दिया मैंने। यहां पे भी हम ब्रेक लिख देते हैं, ठीक है, हाँ भैया लिख दिया। अब इसके राउंड खेलेंगे, अभी डरो मत। तो ये मैंने कर दिया अपने स्टेटमेंट को, ठीक है। अगर इसको रन करूंगा तो मान लो मैंने यहां पे 2 डाला, तो उसने मोहित को प्रिंट कर दिया। वो कैसे प्रिंट किया, पहले आई के अंदर 2 गया, स्विच 2, आई की जगह में 2 आया, तो सीधा स्विच होगा 2 पे, वो 2 को ढूंढने की कोशिश करेगा। वो देखा अच्छा यहाँ पे नहीं है, उसने कहा यहाँ पे है, उसने मोहित को प्रिंट कराया और ब्रेक कर दिया, वो यहां से बाहर आ गया। क्या होता अगर मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट को ना लिखता, अगर इसको नहीं लिखता और फिर अगर 2 को क्लिक करता, तो देखो मोहित और सोहित दोनों प्रिंट हो गए। क्योंकि उसने क्या करा, उसके बाद उसने देखा अच्छा मोहित को प्रिंट करना है, तो उसने मोहित को प्रिंट करा और नीचे वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करवा दी, क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं हुआ था, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां से भी ब्रेक हटा दिया, मान लो, और रन कराया और यूजर ने इनपुट डाला 1। अब देखो इसने क्या करा, इसने रोहित, मोहित, सोहित सब कुछ प्रिंट करा दिया। तो केस क्या करता है, वो नीचे वाले जितने भी मेरे स्टेटमेंट है सबको प्रिंट कराते हुए चलता रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे ब्रेक लिख देता यहां पे, तो क्या आउटपुट आएगा फिर देखते हैं। मैंने 1 डाला तो उसने रोहित और मोहित को ही प्रिंट कराया। क्यों, जब उसने 1 को देखा, आई में 1 आया, उसने देखा अच्छा 1 मतलब रोहित को प्रिंट करा दो। अब उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा, इसको भी कर देगा, तो उसने मोहित को प्रिंट करा दिया। लेकिन उसके बाद उसने ब्रेक को पढ़ा तो उसने इसको तोड़ के बाहर निकल गया, इसलिए इसमें रोहित मोहित ही आया। जब मैं इसको नहीं कर रहा था तो उसमें सोहित भी आ जा रहा था। तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका अगर और केसेस की अगर मैं बात करूं, मान लो अगर आपको प्रिंट कराना हो कि 1 मतलब मंडे है, 2 मतलब ट्यूसडे है, इस टाइप से। और एक चीज का हमें और ध्यान देना है, किसका, कि इसकी जगह में मैं कैरेक्टर भी रख सकता हूं, कैरेक्टर रख सकता हूं, कैरेक्टर रख सकता हूं, ठीक है। बाकी फ्लोट उनको मत रखना जो डबल टाइप की वैल्यू होती है। अब मान लो यूजर ने कुछ भी इनपुट डाला, केस 1 मतलब मंडे में प्रिंट करने वाला हूं, मंडे, ठीक है। केस 2 ट्यूसडे। एक काम करता हूं, इसको कॉपी पेस्ट करता रहता हूं कोड को, ठीक है। हाँ भैया, ये 4 5 6 7, ठीक। केस 2, केस 3 में क्या डालना है, वेडनेसडे भैया, ओके। केस 4 थर्सडे, फिर 5 फ्राइडे, फ्राइडे, फिर उसके बाद सैटरडे संडे, सैटरडे और संडे। तो मैं इसको केस 6 डाल देता हूं, इसको केस 7 डाल देता हूं, और डिफॉल्ट में आ जाएगा एंटर द वैलिड डेट, एंटर द वैलिड डे, ठीक। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा आंसर, देखते हैं। इसको रन करा, एंटर द नंबर, उसने अगर 5 डाला तो क्या आना चाहिए, जी हाँ फ्राइडे आना चाहिए, क्योंकि 5 में क्या लिखा फ्राइडे, उसके बाद में ब्रेक स्टेटमेंट लिखी है तो ब्रेक हो गया, बाहर निकल गया। तो ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन करना है, किसी लिए करना है, जनवरी फरवरी मार्च, उसके लिए भी आप करेंगे। और इसके जगह एक बार कैरेक्टर रख के भी देखना क्या कैरेक्टर वाला ये इनपुट को रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्या कैरेक्टर के लिए चल रहा है, क्या जब मैं बाकी टाइप के वेरिएबल रखता हूं फ्लोट वगैरह को, क्या उनके लिए भी रीड कर रहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसके अराउंड खेलिए, आपको मजा आएगा। हर किसी के खुद के यूज केस हैं, किसी के नहीं है, तो हम किसी को कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आई थिंक यहां तक आप सब कुछ चमक रहा होगा। जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, कि वेरिएबल का स्कोप कितना है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर मैंने इंजीनियरिंग कर ली तो मेरा क्या स्कोप है, मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं, मैं कहां कहां किस किस फील्ड में जा सकता हूं, मैं एसएससी का एग्जाम दे सकता हूं, मैं एमटेक कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, ठीक। तो हमारे भी कुछ क्या होते होंगे, कुछ लिमिटेशन होते होंगे कि यहीं तक कि मैं अगर इस डिग्री, ये डिग्री मेरे पास है तो मैं ये चीजें कर सकता हूं। अगर मैं 12th पास हूं तो मैं डायरेक्ट मास्टर्स नहीं कर सकता। तो ऐसी वेरिएबल के भी कुछ स्कोप होते हैं कि वो कहां कहां यूज हो सकता है, उसका इस्तेमाल कहां कहां यूज हो सकता है। 12th पास बच्चा सीधा यूपीएससी एग्जाम नहीं दे सकता, तो उसका यूज यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं हो सकता, उससे पहले उससे कुछ और करना पड़े। तो ऐसे हमारे वेरिएबल का भी कुछ स्कोप होते हैं, ठीक। वेरिएबल का स्कोप मतलब कि वो कहां कहां आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मेन फंक्शन लिखा है ऐसे, इंट मेन, ठीक, ऐसे करके मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं इंटीजर नंबर नाम का, ठीक। उसके अंदर मैंने 10 डाल दिया, तो एक नंबर नाम का वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर 10 चला गया, नंबर के अंदर 10 चला गया, ऐसे करके इसके अंदर 10 है, ऐसे
ठीक, अब इसके बाद के यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो नीचे इसे कोई भी यूज कर सकता है। यूज कर सकता है का मतलब क्या होता है, इस ब्लॉक में, ये किस ब्लॉक का पार्ट है, ये इसका ब्लॉक यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म होता है, ये इसको ब्लॉक कहेगा, यहां से शुरू होता है यहां पे खत्म होता है। इसको अपना ब्लॉक ऐसे देखना आना चाहिए। और वो यहां से स्टार्ट करेगा और यहां तक, जहां जब उसका ब्लॉक खत्म होता है वहां तक उसे कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी यूज कर सकता है। मान लो यहां पे मुझे सी आउट कराना है आई को, नंबर को, सॉरी, तो मैं ये स्टेटमेंट कर सकता हूं, मैं नंबर का यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं सी आउट नंबर यहां पे लिख दूं तो क्या ये 10 प्रिंट करेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यहां पे लिखा तो ये यूज कर सकता है, अगर मैंने इसको यहां पे लिखा क्या ये प्रिंट करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। क्यों नहीं करा पाएगा, क्योंकि जो ये नंबर है इसका स्कोप यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पे खत्म हुआ है, इसको पता ही नहीं है नंबर क्या है अभी, क्योंकि अभी ये क्रिएट हुआ ही नहीं था, अभी ये क्रिएट हुआ ही नहीं था इस पे। ठीक, तो यहां पे नंबर अगर आप प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो एरर मारेगा। ठीक है, वो बोलेगा नंबर क्या है, क्या है नंबर, मुझे पता ही नहीं है। ठीक, तो नंबर क्यों ये इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक ये इस वेरिएबल का जन्म हुआ ही नहीं था। जब इस वेरिएबल का जन्म कब होता है, जब मैं नंबर करता हूं, मैंने बता दिया वो इंटर टाइप का, अब उसका जन्म हो चुका है और उसके अंदर 10 डाल दो। लेकिन मैंने उसके जन्म से पहले ही उसको कॉल कराने की कोशिश करी, तो ये इसके स्कोप में नहीं है, यहां पे मैं इसको यूज नहीं कर सकता। इसके यहां से एंड तक आप उसे कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जिस ब्लॉक का वो पार्ट है। मैंने देखा वो इस ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है, इस ब्लॉक का, इसे कर्ली ब्रेसेस से आपको पता चल जाएगा वो किस ब्लॉक का पार्ट है। फिर आपको देखना है कि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है जी, जहां तक उस ब्लॉक का खत्म होता है वहां तक कोई भी उससे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, हाँ भैया आ गया समझ। मैंने कहा ये तो आपके समझ आ गया। अब मैं अगर आपको बोलूं इसी क्वेश्चन में मैंने इंट नंबर इक्वल टू 10 कर दिया, मैंने यहां पे सी आउट नंबर कर दिया, फिर से मैंने इंट नंबर कर दिया यहां पे ऐसे करके, क्या ये अलाउड होगा, क्या ये अलाउड है? मैंने कहा ये ऑपरेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, एरर मानेगा, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर दो सेम टाइप के वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपने क्या बोला कि एक नंबर नम है जो इंटर टाइप का है, उसके अंदर 10 डाल दीजिए, तो नम का जन्म हुआ, उसके अंदर आपने 10 को डाल दिया। फिर से आप नम नाम का एक और इंसान उसी ब्लॉक में क्रिएट कर रहे, तो मैंने कहा सेम ब्लॉक में दो टाइप के वेरिएबल नहीं हो सकते। ठीक, सेम ब्लॉक में दो टाइप के वेरिएबल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओके, अब मैं अगर आपको कहूं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां अलाउड होगा, वो क्या होंगे? मैंने कहा वो सेम ब्लॉक का पार्ट नहीं होगा। पहला ये तो कंडीशन है कि अगर सेम ब्लॉक का पार्ट है तो अलाउड नहीं है। मैंने कहा पर एक जगह में अलाउड हो सकते हैं। कब? मान लो मैं अगर इसको ऐसा लिख देता हूं, एक इंटीजर n ले लेता हूं, उसमें 10 लिख देता हूं। ठीक, मैंने लिख दिया कि इफ n इक्वल टू 10, ठीक, एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट नाम का, उसके अंदर 20 डाल दूंगा। ये अलाउड है क्योंकि ये नम कौन से ब्लॉक का पार्ट है? मैंने कहा था आपको सिर्फ कर्ली ब्रेसेस देखने, वो यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो लाइफ टाइम है यहां पे शुरू होगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे खत्म जाके खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कर्ली ब्रेसेस आपको देखना है, आपको देखना है उसका जन्म कहां पे स्टार्ट हुआ था। तो मैंने देखा उसका जन्म यहां पे स्टार्ट हुआ था, और वो कहां पे खत्म होगा? जब मुझे पहला कर्ली ब्रेसेस उसका दिखेगा, उसके ब्लॉक का। तो इसका ब्लॉक ये है, तो इसका स्कोप मैं कह सकता हूं यहां से लेके यहां तक ये कहीं भी यूज हो सकता है। अगर आप यहां पे सी आउट नंबर करते हो तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? तो इसमें प्रिंट होगा 20, ना कि 10। आई थिंक ये क्लियर होगा, क्योंकि पहले वो देखता है कि मेरे पास में कौन सा है, मेरे ब्लॉक के पास में कौन सा है, तो ये उस नंबर को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो इसने देखा मेरे नंबर में ये वाला है, तो यहां पे ये 20 प्रिंट कर देगा। मान लीजिए अगर आपने इसको यहां पे ना बनाया ये, अब फिर आप नंबर को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, तो पहले वो अपने लोकल ब्लॉक में ढूंढेगा, वहां नहीं मिलेगा तब बाहर जाएगा, बाहर देखा 10 है तो वो 10 प्रिंट करेगा उस केस में। तो मैंने कहा वो ये वाले केसेस होते हैं कि जब आप ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बना रहे हैं, ब्लॉक के अंदर क्या बना रहे हैं? ब्लॉक बना रहे हैं, वहां पे आप सेम वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हैं। ठीक, सेम वेरिएबल का नाम आप यूज कर सकते हैं, वहां पे अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ,
क्योंकि मुझे पता है इसका ब्लॉक ये है, ठीक है, उसका जन्म यहां से भी हुआ था, यहां तक वो चलेगा। जब भी ये स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं या फिर कुछ भी नंबर को आपको यूज करना है, तो पहले वो अपने लोकल पे ढूंढने की कोशिश करता है। लोकल मतलब जो वाला ब्लॉक, जिस ब्लॉक का मैं पार्ट हूं, पहले मैं उस पर ढूंढने की कोशिश करूं। वहां नहीं मिलेगा तो मैं बाहर जाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक ये क्लियर होगा। क्लियर है? हाँ भैया ये क्लियर है। तो इस वाली केस में बिल्कुल अलाउड होता है। अगर मैं आपको बोलूं आपने इंटीजर आई इक्वल टू 30 कर रहा है, ठीक, उसके बाद आप फॉर लूप में घुसे और आपने फिर से इंटीजर आई इक्वल टू 20 कर दिया, आई लेस देन इक्वल टू 30, आई प्लस प्लस सी आउट आई, ये आपने कर दिया। तो बताइए इसमें क्या होगा आंसर? इसमें क्या होने वाला है? मैंने एक बार यहां पे इसको डिक्लेयर किया, आई को एक बार डिक्लेयर यहां पे भी किया, दो दो जगह मैंने डिक्लेयर किया, ठीक। तो कौन सा वाला यूज होगा? पहले मैंने कहा जो ये वाला आई है ये इस ब्लॉक का पार्ट है, ये फॉर लूप में एक ही ब्लॉक माना जाता है, एक ब्लॉक माना जाता है फॉर लूप के केस में, ठीक है। ये इस ब्लॉक का ही पार्ट है, ये वाला सिर्फ सिंटैक्स अलग है पर ये इसी ब्लॉक का पार्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा वाला आई वो यूज करने वाला है, जो लोकल ब्लॉक, जो ब्लॉक मेरे सबसे नजदीक है। तो पहले ये करेगा, आई के अंदर डालेगा 20, तो सबसे पहले मेरा प्रिंट होगा 20, फिर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज करो तो 21, फिर 22, अब टू कहां तक? 30 तक प्रिंट होगा। क्या हो अगर मैं इसको सिर्फ आई लिख देता, आई इक्वल टू 20, तब ये वाला आई ये इसको कंसिडर किया जाता, फिर भी वही प्रिंट होता, फिर भी वही प्रिंट होता 20 से लेके 30 तक। पर अब ये एक ही है, ये वाला आई, ये वाला आई एक ही है। लेकिन जब आप इसको इंट आई लिख देते हैं तो ये वाला आई अलग बनेगा 30 और ये वाला अलग बनेगा 20, ऐसे। और अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो ये खुद ही हट जाएगा, ठीक है। तब ये क्या करेगा? इनिशियलाइज कर दो आई को किससे? 20 से, तो ये 20 क्रिएट हो जाएगा, इस पे 20 आ जाएगा। सेम काम होगा। तो पहले मैं अपने लोकल पे ढूंढता हूं, फिर मैं बाहर जाता हूं दूसरे ब्लॉक पे ढूंढने के लिए। हमेशा ये याद रखना, मैं सीधा बाहर नहीं कूद जाऊंगा, बाहर ढूंढने नहीं जाऊंगा हमेशा, ठीक। तो मल्टीपल ब्लॉक आपके हो सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपके वेरिएबल का स्कोप कहां से कहां तक है। सेम ब्लॉक के अंदर आप दो वेरिएबल का नाम सेम नहीं रखते। हाँ, अगर नेस्टेड ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर अगर ब्लॉक है, वहां पे आप सेम यूज कर सकते हैं, एक बाहर एक अंदर, ठीक। ये बिल्कुल अलाउड होगा कि आपने ऐसे करा है, यहां पे आपने i इक्वल टू 20 लिखा है इंट, फिर उसके अंदर एक और ब्लॉक है, तो वहां पे आप कर सकते हैं ये इंट इक्वल टू 30। ये अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, क्योंकि ये इसके अंदर का ब्लॉक का पार्ट है। लेकिन आप यहीं पे या फिर इसके बाहर इंट i इक्वल टू 40 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वाला और ये वाला एक ही ब्लॉक का पार्ट है, एक ही ब्लॉक। ये अलाउड नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन ये अलाउड है। जब आप एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक बना रहे हो, वहां पे आप अलग अलग नेमिंग दे सकते हो या सेम नेमिंग दे सकते हो। पर अगर आपने मान लो यहां पे इंट आई लिखा है और यहां पे फिर आपने फिर से यही कर दिया इंट आई इक्वल टू 40, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि सेम ब्लॉक में दो नहीं हो सकते, दो वेरिएबल के नाम सेम ब्लॉक में नहीं हो सकते। आई थिंक ये क्लियर होगा, ब्लॉक वाला फंडा आपका क्लियर होगा। एक बार कोड पार्ट पे जाते हैं, वहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हम आके करवा देते हैं। अब लास्ट है, हम देख रहे हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का स्कोप कितना है, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे n बना दिया, n के अंदर डाल दिया मैंने 10, ठीक है। जब मैं इंटीजर n बनाता हूं तो n एक क्या है? वेरिएबल है, जो किस टाइप का? इंटर टाइप का। तो उसको मेमोरी मिल गई होगी उसी टाइम पे। जब मैंने उसके अंदर 10 डाला तो उसके अंदर क्या चलेगा? 10 चला गया। अब देखो, मैं अगर यहां पे सी आउट n करता हूं तो मुझे पता है मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं सी आउट n के बाद फिर से इसको बनाने की अगर कोशिश करता हूं ऐसे करके, और उसके अंदर 30 डालने की कोशिश करता हूं ये, और फिर से n को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं, क्या वो एरर देगा? बताइए। जी हाँ, उसने एरर दिया है, रीडेफिनेशन ऑफ n। उसने कहा दो बार आप n को एक ही ब्लॉक के अंदर नहीं बना सकते। तो मैं देख रहा हूं कि एक n को मैं दो बार एक ब्लॉक के अंदर नहीं बना सकता। अगर मैं बात करूं इस n की, ब्लॉक मैं कैसे बोलूंगा इसका ब्लॉक कौन सा है? अगर मैं बात करूं तो जो आपको एक कर्ली ब्रेसेस दिखता है ना, वो इसका ब्लॉक होता है, ठीक है। इसके अंदर ये कहीं भी एक्सेस हो सकता है, लेकिन एक्सेस ये स्टार्ट कहां से होगा? जहां से ये बना है और जहां पे जाके ब्लॉक खत्म हो रहा है। तो इसका एक्सेस यहां से यहां तक कोई भी इसको यूज कर सकता है। आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में। अगर इसके ऊपर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं तो वो नहीं होगा। अगर मैं इसको सी आउट को उसके ऊपर करने की कोशिश करूं तो वो इनवैलिड होगा,
क्योंकि तब तक वो पैदा ही नहीं हुआ था। ये देखो, उसे पता ही नहीं एन कौन है, ठीक है। उसे पता है कि वो इस ब्लॉक का हिस्सा है, ठीक है, और वो स्टार्ट कब हुआ था, तो उस वहां उसको कोई भी यूज कर सकता है। अब हमने देखा था, मान लो मैंने एक आई लिया 30, ठीक है। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, इफ आई इक्वल टू 30, ठीक। अब मैं नया ब्लॉक बन चुका है, अब नया ब्लॉक बन चुका है, इसके अंदर मैं लिख सकता हूं, नया एन बना सकता हूं, वो बिल्कुल वैलिड है, वो बिल्कुल वैलिड है। अब मैं अगर सी आउट एन करूं तो ये कौन से किसको प्रिंट करेगा, जो उसके सामने है, तो ये बिल्कुल वैलिड है। इसकी जो लाइफ है इस एन की, यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म हो जाती है, ठीक। अगर मैं इस एन को यहां ना बनाता, तब मैं अगर प्रिंट कराता तो मेरा जो ये 10 है वही सिंपल प्रिंट हो जाता। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने प्रीवियस देखा, देखो इसने इस एन को क्यों प्रिंट करा, ये सबसे पहले जब एन को प्रिंट कराने जाएगा तो ये सबसे पहले देखेगा कौन सा एन इसके करीब है, मेरे वाले ब्लॉक में मैं इसको कैसे प्रिंट करा सकता हूं। तो इसने देखा मेरे वाले ब्लॉक में एक ही एन है और मैं इसी की वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। तो इसने उस टाइम पे 20 प्रिंट कराया। जब मैंने इसको नहीं कराया, जब मैंने इसको हटा दिया, तो इसने क्या बोला, पहले मैं अपने ब्लॉक पे ढूंढता हूं एन कहां पे है, इसको अपने ब्लॉक में नहीं मिला, इसको अपने ब्लॉक में नहीं मिला। तब ये ब्लॉक के बाहर गया और इसको देखा अच्छा एन यहां पे, तो इसने इस एन के लिए 10 प्रिंट करवाया, ठीक। तो आप किसी ब्लॉक के अंदर, मल्टीपल ब्लॉक के अंदर नए नए वेरिएबल या सेम नेम के वेरिएबल बना सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि अगर मैंने इंटीजर n इक्वल टू 20 कर दिया, अब इसके नीचे मैं, ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, n इक्वल टू 50, ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। देखो सीधा एरर फेंकेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर एक n ये है और एक n ये है, एक ही ब्लॉक के अंदर सेम नाम के लोग नहीं रह सकते, ये है इसकी कंडीशन। तो आई थिंक स्कोप ऑफ वेरिएबल आपको अच्छे से समझ आया होगा कि भाई मुझे कब किसका ध्यान रखना है। अब अगर मैं फॉर लूप की बात करूं, फॉर लूप की बात करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने इंटीजर आई यहां पे भी बनाया है और एक बार इंटीजर आई यहां पे भी बना दिया, 10 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 30 तक के नंबर मुझे प्रिंट कराने, आई प्लस प्लस, और मैं लिख रहा हूं सी आउट आई ऐसे करके। और अगर अब मैं इसे रन करूंगा, मान लो रन किया, तो इसने मुझे 10, 11, 12 अप टू 30 नंबर दे दिए। इसने क्या किया, मैंने एक आई बनाया है, अब अगर मैं इसे कर्ली ब्रेसेस भी दे दूं, लो, ताकि तुम्हें अच्छे से विजुअलाइज हो। जब मैंने यहां पे आई को बनाया, पहले मैंने आई को क्रिएट किया, जो किस टाइप का, इंटर टाइप का, आप देख पा रहे हो आई बाहर भी है, ठीक। लेकिन जो ये है फॉर लूप में, उसका जो स्कोप है यहां तक है, यहां तक ही है, ठीक है। तो पहले ये जो ये वाला आई है, पहले ये खुद को लोकल में ढूंढेगा, इधर ये देखेगा अच्छा मेरे वाले ब्लॉक में ये वाला आई है, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर लेता हूं। अगर मान लो अगर मैं इसको ऐसा ना करता, तो तब इस आई का मतलब ये वाला आई होता, ठीक है, तब भी यही प्रिंट होता, 10, 11, 12 वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको 10 से इनिशियलाइज करना है। अब आपको फॉर लूप में एक छूट मिलती है, अब अगर आप यहां पे इनिशियलाइज ना भी करें तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तब इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, सिर्फ 30 प्रिंट हो रहा है। एक मिनट एक काम करते हैं, इसको 20 लिख देते हैं। तो अब मैं देख पा रहा हूं इसमें 20 से लेकर 30 तक के नंबर प्रिंट हुए। भैया ये क्यों किया, मैं आप तो कहते हैं यहां पे इनिशियलाइज होता है, मैंने कहा आप इनिशियलाइज बाहर भी कर सकते हैं, ये खासियत होती है फॉर लूप की, आप बाहर भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं जिस भी वेरिएबल को आप यूज कर रहे हो। तो मैंने आई को 20 में इनिशियलाइज किया, उसने देखा आई लेस देन इक्वल टू 30 है और आई प्लस प्लस, तो उसने 20 से लेकर 30 तक के सारे नंबर प्रिंट करा दिए। तो आप किसी नंबर को बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी ब्लॉक की बात करें, पहले वो खुद को अपने ब्लॉक पे ढूंढेगा, जब उसे नहीं मिलेगा तब वो बाहर वाले ब्लॉक में जाएगा, उस ब्लॉक में मिलेगा फिर और बाहर जाएगा, तो हमेशा वो ब्लॉक के बाहर जाता रहेगा जब तक उसे मिलता नहीं है। और सेम ब्लॉक में दो वेरिएबल सेम नेम के कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये इसका रूल है C++ का। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफी चीजें आज हमने पहली बार डिस्कस करी, काफी डेप्थ में हमने पढ़ने की कोशिश करी। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जो आपको जाके सॉल्व करने, और कल हम लीड कोड में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि भैया जीएफजी लीड कोड इन पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो कल हम वहां पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।